देखिए तीसरा जो है, अब हम लोग तीसरा जानेंगे, ध्यान रखिएगा कि किसी द्विध्रुव के कारण, देखिए दो स्थिति पढ़ लिए हैं, अक्षीय और निरक्षीय। अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युतीय विभव क्या होगा और निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव क्या होगा। अब आपसे कह दिया जाए कि ना अक्षीय कहा जाए और ना निरक्षीय कहा जाए, और कहा जाए कि किसी द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकालने के लिए क्या व्यंजक होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा। ठीक है, तो जान लेते हैं। ध्यान रखिए, अक्षीय में आपको बताया गया था क्या कि जिस अक्ष पे द्विध्रुव होगा उसी अक्ष पर अगर कोई बिंदु पड़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, अक्षीय। और उसकी ध्यान रखिएगा कि मध्य बिंदु के लंबवत या तो ऊपर पड़े या नीचे पड़े। जैसे ये द्विध्रुव है, यहाँ माइनस में Q है और यहाँ क्या है, प्लस में Q है। इसका मध्य बिंदु ये है, तो इस मध्य बिंदु से ध्यान रखिएगा लंबवत या तो नीचे कोई बिंदु रहे या लंबवत ऊपर कोई बिंदु रहे, तो इसको कौन सा हम लोग स्थिति कहेंगे, निरक्षीय स्थिति कहेंगे। तो यदि निरक्षीय न कहे न अक्षीय कहा जाए और ऐसे आपसे कहा जाए कि किसी द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव निकालने के लिए क्या व्यंजक होगा, तब क्या होगा, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, एक द्विध्रुव बनाना है। यहाँ मान लेते हैं बिंदु A है और ये बिंदु B है। जब ये द्विध्रुव का निर्माण कर रहा होगा, यहाँ पे -Q मान लेते हैं और यहाँ +Q। ठीक है, क्योंकि द्विध्रुव में बताया गया था कि दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति की वजह से एक दूसरे से क्या होता है, अल्प दूरी पर अलग होता है। तब इस व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विध्रुव बोलते हैं। तो जितना परिमाण का ये आवेश होगा निगेटिव वाला, उतना ही परिमाण का ध्यान रखिए ये आवेश होगा पॉजिटिव वाला। इसके बीच की जो दूरी होगा, इसकी दूरी को ध्यान रखिए 2a माना जाता है। ये आपको पहले ही बताया गया था कि 2a या 2l लिया जाता है। अब इसके मध्य बिंदु यहाँ पे है। ठीक है, ये मध्य बिंदु O हो गया। O से ध्यान रखिए r दूरी पर एक बिंदु P है। कितना दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु P है। तो यहाँ कुछ ना कुछ कोण बनेगा, थीटा कोण से। ये मान लेते हैं कि थीटा कोण से है, तो थीटा कोण पर है। यहाँ कौन सा बिंदु है, P है। अब आपको करना क्या है कि बिंदु P को A से मिलाना है और P को B से भी मिलाना है। तो जब इसको मिला दीजिएगा, ठीक है, यहीं पे मिल गया, यहीं बना लेते हैं। जब इसको मिला दीजिएगा, यहाँ बिंदु P है, देख लीजिए। देखिए, तो A से कुछ ना कुछ इसका दूरी होगा। बोलिए मिलाएंगे तो ये कुछ ना कुछ इसका लंबाई होगा ना जी। तो इसके लंबाई को r1 मान लेते हैं और इसके लंबाई को क्या मान लिया जा रहा है, r2 मान लिया जा रहा है। ठीक है, अब AB का ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु है तो बोलिए AB को क्या करेगा, दो हिस्सों में, दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटेगा। तो जितना दूरी A से लेके O होगा उतना ही O से लेके कितना होगा, B। तो AB दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, तो इधर वाला दूरी A बचेगा और इधर वाला दूरी भी क्या होगा, A होगा। अब फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें करना क्या है कि ये जो PO रेखा दिख रहा है, इसको पीछे की ओर ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना है, बढ़ाना है। तो इसको पीछे की ओर ध्यान रखिएगा, सोच क्या करना है, बढ़ाना है, ऐसे बढ़ाना है। यहाँ पे O है, बढ़ाने के बाद क्या करेंगे, A से इस पे लंब डालेंगे। यहाँ डाल दिया गया लंब। उसके बाद क्या करना है कि B से OP पर भी एक लंब डालना है। तो यहाँ से भी ध्यान रखिएगा एक लंब डाल दिया गया B से, तो ये लंब डाल दिया गया। ठीक है, अब इसका कुछ नाम आप दे दीजिए। मान लेते हैं ये M है और ये क्या है, N है। जब ये कोण थीटा है तो इधर वाला भी कोण क्या होगा, थीटा होगा। आप कहिएगा क्यों, क्योंकि आमने सामने की कोण है, तो ये वाला कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक त्रिभुज ये बन रहा है AOM, अच्छा कह सकते हैं AMO, चाहे OMA। तो ये एक त्रिभुज बन रहा है और इस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री बन गया। तो जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री बन जाए उसको कौन सा त्रिभुज कहा जाता है, तो आप कहिएगा उसको कहेंगे समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो ये जो त्रिभुज बना है OMA, अच्छा AMO, इसको समकोण त्रिभुज हम लोग कहेंगे। तो समकोण त्रिभुज में यहाँ आप देख रहे हैं कि एक कोण क्या है, थीटा है।
तो त्रिकोणमिति में आप 10 क्लास में पढ़े होंगे आप लोग कि जहाँ पे 90 बनता है तो 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, और कर्ण के अलावा एक भुजा उसमें लंब बचता है और एक आधार बचता है। तो लंब और आधार कोण के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अगर यहाँ पे कोण दे दे कि ये कोण थीटा है, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, इस कोण के लिए ये वाला भुजा जो होगा लंब का काम करेगा और ये वाला किसका काम करेगा, आधार का। अगर ये कोण दे दे, यहाँ पे मान लीजिए कि थीटा यहाँ ना देकर यहाँ दे दे, तो इस कोण के लिए ये लंब का काम करेगा और ये आधार के काम करेगा। कहिएगा कैसे पता चलेगा सर जी? हम कहें जिस कोण के लिए बात किया जाए उसके सामने वाला भुजा ध्यान रखिएगा लंब होता है। तो जब ये लंब होगा और ये कर्ण है तो एक शेष भुजा बचेगा, तो उसको क्या मानना है, आधार मानना है। या सिंपल यूँ समझ लीजिए कि जिस भुजा के साथ कोण जुड़ा रहता है ना उसको आधार मानना है। ये तो कर्ण है। कर्ण के अलावा ध्यान रखिएगा कि जिस कोण के साथ भुजा जुड़ा रहता है ना, चाहे जिस भुजा के साथ कोण जुड़ा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। क्या बोलेंगे, आधार। तो यहाँ कोण बन रहा है तो इस कोण के सामने ये पड़ेगा तो ये लंब होगा। यहाँ 90 है तो 90 के सामने ये पड़ रहा है तो ये कर्ण होगा। तो ये लंब हो गए, ये कर्ण हो गए, तो ये क्या होगा, आधार होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं इस त्रिभुज के। कौन सा त्रिभुज, इस त्रिभुज के। यहाँ पे लिख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OMA में, OMA में cos थीटा का मान निकाल रहे हैं। ठीक है, cos थीटा का मान निकालिएगा तो cos के लिए फॉर्मूला होता है, लिख देते हैं हिंदी में, आधार और बटा में क्या होगा, कर्ण। तो थीटा के लिए ध्यान रखिए आधार कौन होगा, तो थीटा किस भुजा के साथ जुड़ा हुआ है, तो कहिएगा इस भुजा के साथ। तो ये भुजा कितना है, OM है, तो लिख देंगे OM और बटा कर्ण। तो कर्ण बोलते हैं 90 के सामने वाले भुजा। तो यहाँ पे 90 है तो इसके सामने वाले ये भुजा है OA, तो OA लिख दिया गया। अब ये क्या करना है, cos थीटा रहेगा और ये OM जो है OM लिखेंगे और OA नहीं लिखेंगे। देखिए O से लेके A तक क्या है, A। अब इसके बटा में 1 लगाइए और cos गुणनफल कराइएगा तो OM का मान निकल जाएगा कितना, A cos थीटा। इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। फिर अब इस त्रिभुज में देखिए, यहाँ पे ये जो त्रिभुज बन रहा है, यहाँ भी तो समकोण बन रहा है ना, तो यहाँ पे समकोण बन रहा है तो इसके सामने वाला भुजा ये पड़ेगा, ये वाला भुजा पड़ेगा। तो ये भुजा जो होगा ध्यान रखिएगा क्या होगा, कर्ण होगा। और यहाँ पे कोण है तो ये कर्ण हो गया, तो ये कोण किस भुजा के साथ है, कहिएगा इस भुजा के साथ है, तो ये वाला भुजा आधार होगा। क्योंकि यहाँ पे कोण है तो कोण के सामने ये भुजा पड़ेगा, तो इसको तो हम लोग लंब बोलेंगे और इसको कर्ण बोलेंगे, तो एक बचेगा तो इसको क्या बोलेंगे, आधार। तो फिर इस त्रिभुज का नाम दे रहे हैं, तो यहाँ पर लिख रहे हैं फिर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम दीजिएगा तो ONB में, ONB में आप क्या कर लीजिए कि इसमें भी cos थीटा निकालिए। तो cos थीटा लगाइएगा तो इसके लिए भी फॉर्मूला आधार बटा कर्ण। तो थीटा के लिए आधार कौन होगा, कहिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ON और बटा कर्ण, तो कर्ण O से लेके B होगा, तो यहाँ पे लिखना होगा OB। अब क्या होगा, ये cos थीटा रहेगा और ON का मान नहीं है तो ON लिखना होगा, और OB के मान है, देखिए O से B तक A है तो यहाँ पे A लिखना होगा। इसके बटा में 1 क्रॉस गुणनफल कराइएगा तो ON बराबर A cos थीटा। इसको समीकरण क्या मान ले, 2 मान ले। ठीक है, पहले हेडिंग नहीं बनाया हम लोग, हेडिंग लिखना है, ध्यान रखिएगा। ये तीसरा स्थिति है। तीसरा क्या है कि किसी द्विध्रुव के कारण, चाहे द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण, ये द्वि है, द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, विद्युत विभव, देखिए आपसे अक्षीय और निरक्षीय नहीं पूछ रहा है, ऐसा ही पूछ रहा है कि द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, या इसको बोलते हैं यानी कि द्विध्रुव की सामान्य स्थिति। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, इसमें लिखना होगा, माना कि
ए बी एक द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण इधर लिख देते हैं, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2AQ है। लिखेंगे इसे हवा या निर्वात मान सकते हैं। हवा या निर्वात माध्यम में स्थित रखा गया है। लिखेंगे इसके मध्य बिंदु, इसके मतलब किसके, द्विध्रुव के, इसके मध्य बिंदु O से थीटा कोण पर, O से थीटा कोण पर, थीटा कोण पर या थीटा कोण से, थीटा कोण से r दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करनी है। ठीक है, इतना आपको भाषा में लिखना होगा। और भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि इसके लिए बिंदु P पर क्या करना होगा, Q नॉट अवेश को लाना होगा, जिसके कारण ध्यान रखिए जब Q नॉट अवेश को लाइएगा तो इसके कारण उस पर क्या होगा कि कुछ ना कुछ विभव होगा। इसी तरह से प्लस Q अवेश के कारण भी ध्यान रखिएगा कि उस पर क्या होगा, कुछ ना कुछ विभव होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि माइनस Q अवेश जो है ये बिंदु P के लिए एक बिंदु आवेश की तरह काम करेगा, और ये प्लस Q आवेश जो है ये बिंदु P के लिए भी एक, ध्यान रखिए, बिंदु आवेश की तरह काम करेगा। तो आपको बताया गया था कि एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, ध्यान रखिए, विद्युत विभव के व्यंजक के लिए फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा दूरी, उस बिंदु से दूरी, तो दूरी क्या r उसमें माना गया था, तो ये r होता है। ठीक है, तो अब आपको लिखना क्या है, यहां समझना है। थोड़ा सा एक और समझिए बात। देखिए, जब किसी बिंदु से दो रेखाएं निकले, कितना रेखा, दो रेखाएं निकले, और ये दोनों रेखाओं के बीच ध्यान रखिएगा बनने वाला कोण जो है बहुत छोटा हो। यहाँ ध्यान रखिए दोनों रेखाओं के बीच ये कोण बन रहा है ना, ये कोण बहुत छोटा हो, थीटा का मान मान लीजिए या कुछ भी हो, बहुत छोटा हो, तो इसको बढ़ाने के बाद जो छोटा रेखा है, ध्यान रखिएगा यह रेखाखंड है, उसको बढ़ाने के बाद यहाँ से लंब डाला जाएगा। तो डालने पर ध्यान रखिएगा कि इन दोनों रेखाओं के बीच यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगा वो इन दूरी के बराबर हो जाएगा। फिर से करें, समझिए, अगर किसी बिंदु से दो रेखाएं निकले, कितना रेखाएं, दो रेखाएं निकले, और एक रेखा दूसरे रेखा से छोटा हो जाए, तब इसको बढ़ाने के बाद, पीछे की ओर ध्यान रखिए, बढ़ाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से लंब अगर इस पे डाल रहे हैं, लंब डाला जाएगा, अगर इन दोनों के बीच बनने वाला कोण बहुत छोटा हो तो यहाँ से लेके ये बढ़े हुए भाग तक जो दूरी होगा वही ध्यान रखिए दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। तो आप इसमें देख रहे हैं कि ये P से लेके O तक पहले दूरी है, और एक दूरी ध्यान रखिएगा P से लेके कहाँ है, A, हम P से लेके O को कहाँ तक बढ़ा दिए, M तक। अगर इन दोनों के बीच बनने वाला कोण बहुत छोटा होगा तब उस परिस्थिति में P से लेके M तक जितना दूरी होगा वही दूरी P से लेके कहाँ तक होगा, A तक। ये तभी सत्य है जब इन दोनों के बीच ध्यान रखिए बनने वाला कोण बहुत छोटा होगा। ठीक है, छोटा होगा तब इसके बढ़े हुए भाग तक, ये ध्यान रखिए बढ़े हुए भाग तक यहाँ से लंब डालने के बाद जो दूरी होगा वही दूरी इस दूरी के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है,
तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक तो ये लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी होगा वही दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक। अब फिर यहाँ भी तो लंब डाला गया है, ये दिख रहे हैं ना, ये भी लंब डाला गया है। तो यहाँ से लेके यानी P से लेके B तक जो दूरी होगा वही दूरी होगा P से लेके कहाँ तक, N तक होगा। क्योंकि इसके बीच भी ध्यान रखिएगा कोण जो होगा क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो जब ये छोटा कोण होगा तब P से लेके B तक जो दूरी होगा वही P से लेके कहाँ तक, N तक की दूरी के बराबर होगा, क्योंकि क्या किया गया है, यहाँ से लंब डाला गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे ध्यान रखिएगा कि A से लेके P तक जितना दूरी होगा वो उतना ही दूरी M से लेके कहाँ तक होगा, P तक। तो लिखेंगे कि चूंकि A से लेके P जो होगा बराबर होगा M से लेके कहाँ, P तक, और A से लेके P तक की दूरी को आप देख रहे हैं कितना है, R1। तो ये R1 लिखना होगा। फिर इसमें भी देखिए P से लेके B तक जितना दूरी होगा वो P से लेके कहाँ तक होगा, N तक। तो यहाँ पे लिख देंगे, ध्यान रखिएगा कि P से लेके B तक जो दूरी होगा वो P से लेके N तक दूरी होगा, और P से लेके B तक की दूरी को आप देख रहे हैं कितना माना गया है, R2 माना गया, तो ये R2 लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। अब थोड़ा हमको एक और चीज़ बताइए कि अगर मान लीजिए हम P से लेके M से लेके P तक अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, अब लिखेंगे कि अगर हमें M से लेके P तक की दूरी को लिखना होगा तो हम इसको दो हिस्सों में लिख सकते हैं, एक M से लेके O और फिर एक O से लेके कहाँ तक, P तक। फिर से करें, समझिए, M से लेके P तक दूरी अगर हमें लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं M से लेके O, फिर O से लेके कहाँ तक, P तक। तो ये MP जो होगा इसको लिख सकते हैं O से लेके M प्लस M से लेके P। अब आप बताइए कि MP यहाँ पे है कि ना है, कहिएगा जी बिल्कुल है। तो MP के मान कितना है, R1। तो यहाँ पर लिखना होगा R1, और OM, तो OM यहाँ पे निकल चुका है, देखिए कितना है, A cos थीटा। तो इसके बदले में लिखेंगे A cos थीटा और प्लस MP। तो MP है क्या, तो देख लेते हैं MP है कि नहीं, कहाँ है MP, M से लेके P, MP कैसे हो गया, और सॉरी ये O से लेके P होगा, MP नहीं होगा, O से लेके P कितना होगा, O से लेके P होगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ और फिर यहाँ से लेके यहाँ, तो O से लेके P होगा। तो O से लेके P तक की दूरी कितना है, R है। तो इसके बदला में लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, कितना, R। तो ये हो गया R। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, आप R के ये रहने दीजिए, इसको समीकरण मान लेते हैं, समीकरण कितना, 3। फिर इसी तरह से अगर ये वाला बात किया जाए कि हमें O से लेके अगर P तक लिखना होगा तो कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, O से लेके P तक को हम दो हिस्सों में लिख सकते हैं। देखिए O से हमको लिखना है P तक, तो इसको लिख सकते हैं O से लेके N, फिर N से लेके P। तो ये हो जाएगा कितना, O से लेके N और प्लस में ध्यान रखिएगा N से लेके कितना, P। तो अब मान रखेंगे OP। तो देखिए O से P तक यानी O से लेके P तक की दूरी कितना है, R है। तो इसको R लिखना होगा। तो ये हो जाएगा R बराबर O से लेके N। तो देखिए ON यहाँ पे निकल चुका है समीकरण 1 में, सॉरी 2 में, A cos थीटा। तो इतना लिखना होगा प्लस NP। तो N से लेके P तक, तो यहाँ पे आप देख लीजिए N से लेके P को क्या माना गया, R2। तो ये हो गया R2। ठीक है, अब ये R2 का मान निकालिएगा तो ये प्लस में, इधर आएगा तो किस में होगा, माइनस में। तो यहाँ पे R2 बराबर लिख सकते हैं R माइनस A cos थीटा, A cos थीटा। इसको समीकरण मान लेना होगा कितना, 4। अब क्या करना है समझिए, ये माइनस आवेश ध्यान रखिएगा, माइनस Q आवेश, ये बिंदु P के लिए अगर यहाँ पे Q नॉट आवेश विद्युत विभव निकालेंगे तो यहाँ Q नॉट आवेश लाएंगे। तो इस आवेश के लिए बिंदु आवेश की तरह काम करेगा, और प्लस Q आवेश के लिए भी ध्यान रखिए किसका काम करेगा, बिंदु आवेश की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे लिखना होगा माइनस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, विद्युत विभव
तब विद्युत विभव, तो इसके लिए हम V1 मान लेते हैं और ये फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आवेश बटा दूरी, तो माइनस क्यू के लिए निकाल रहे हैं तो माइनस क्यू बटा यहाँ से दूरी, तो यहाँ से दूरी क्या माना गया है R1, तो ये हो जाएगा R1। ठीक है, इसी प्रकार ध्यान रखिएगा हम लोग लिख सकते हैं, लिखेंगे इसी प्रकार क्या होगा प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर, ठीक है, बिंदु P पर विद्युत विभव, विद्युत विभव निकालिएगा तो इसको V2 मान लेते हैं और ये भी होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आवेश, तो आवेश तो प्लस क्यू है बटा यहाँ से दूरी, तो यहाँ से दूरी कितना है R2। इसको समीकरण ध्यान रखिएगा 5 मान लेना होगा। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? तो इसको नोट कीजिए, नहीं आ रहा है तो इसको लिखिए, फिर इसको बता रहे हैं दोबारा से। ठीक है, पहले लिख लीजिए। चलिए एक फिर से बता देते हैं। देखिए मान लिया ए बी क्या है, द्विध्रुव है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण जो है यहाँ पे लिखे हैं P बराबर कितना 2a/q। अगर आप बीच की दूरी 2a मान रहे हैं तब, अगर 2l लिख रहे हैं तो यहाँ पे 2l/q लिखना होगा। क्या लिखना होगा 2l/q। ठीक है, अब क्या कहा गया है कि इसे हवा माध्यम में रखा गया है। हवा माध्यम के अलावा अगर दूसरा कोई माध्यम होगा तो उसके लिए उस माध्यम के यहाँ पे ध्यान कि अपवर्तनांक भी लिखना होगा, मतलब विद्युतशीलता भी लिखना होगा, यहाँ भी उसकी विद्युतशीलता लिखना होगा। ठीक है, हवा माध्यम के लिए बताया गया था एक बिंदु आवेश के कारण क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आवेश बटा दूरी। लेकिन हवा के अलावा अगर यदि कोई अन्य माध्यम है तो उस माध्यम की विद्युतशीलता को यहाँ लिखना होगा। मान लेंगे कि के विद्युतशीलता वाले माध्यम में रखा गया है तो यहाँ के लिखना होगा, तो यहाँ भी के हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा के। अगर उसको हवा मान लीजिएगा तो हवा के लिए के का मान ध्यान रखिए, हवा की विद्युतशीलता जो होता है कितना होता है 1, तो ये 1 बन जाएगा, तो उस परिस्थिति में के हट जाता है। तभी फिलहाल हम हवा माने हैं, इसीलिए ये फॉर्मूला का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अब क्या किया गया है कि इसके मध्य बिंदु O से थीटा कोण पर, कितना कोण पर थीटा कोण पर r दूरी पर एक ध्यान रखिए बिंदु P स्थित है, इसी बिंदु पर विद्युत विभव निकालना है। तो जिस बिंदु पर विद्युत विभव निकालिए वहां पे Q नॉट आवेश को लाना होगा। तो Q नॉट आवेश को लाइएगा तो इसके कारण कुछ ना कुछ विभव होगा, तो ये माइनस है और ये ध्यान रखिएगा कि माइनस है, ये प्लस, उससे मतलब नहीं है कि इसके कारण कुछ ना कुछ विभव होगा और इसके कारण कुछ ना कुछ विभव होगा, क्योंकि ये बिंदु आवेश की तरह काम करेगा और ये भी क्या होगा इसके लिए बिंदु आवेश की तरह ही काम करेगा। अब करना क्या है कि इसको मिला देना, इसको मिला देना, यहाँ से दूरी क्या R1 और यहाँ से दूरी क्या R2। अब थोड़ा देखिए कि ऐसे अगर ये ना होता तो यहाँ P से लेके O तक जो दूरी है उससे ये वाला दूरी ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे और बढ़ाने के बाद इसके बढ़े हुए भाग पर और भी आप बढ़ा सकते हैं, ध्यान रखिए कोई जुड़ने की नहीं, और भी बढ़ा सकते हैं। इसके बढ़े हुए भाग पर क्या करेंगे यहाँ से लंब डालेंगे A से, तो जिस बिंदु पर लंब पड़ेगा वहाँ कोई ना कोई बिंदु लिख लेना है। हम मान लिए M, तब P से इस बढ़े हुए बिंदु यानी M तक जो दूरी होगा वही ध्यान रखिए P से कहाँ तक दूरी होगा A तक। फिर क्या कि यहाँ से ये जो दूरी है अब इस पे ये लंब डालेंगे तो जो P से लेके B तक दूरी होगा वही P से लेके किसके N तक के दूरी के बराबर होगा। और ये तभी संभव होगा जब इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण छोटा होगा और इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण छोटा होगा, तभी ये ध्यान रखिए ये वाला दूरी बराबर होगा और ये जब छोटा होगा तो ये वाला दूरी क्या होगा बराबर होगा। तो यही यहाँ पे लिखा गया है कि ये बढ़े हुए भाग M तक आ गया, तो जितना M से लेके P होगा उतना ही A से लेके कहाँ होगा P। तो ये लिख दिया गया कि A से लेके P बराबर होगा M से लेके P तक, और A से लेके P तक को क्या माना गया R1, तो यहाँ R1 लिखेंगे। फिर इसमें क्या है कि B से लेके P तक या P से लेके B तक जितना दूरी होगा वो P से लेके N तक के दूरी के बराबर होगा। तो लिख दिया गया P से लेके, यानी P से लेके B तक जो दूरी है P से लेके कहाँ तक N तक, और P से आप B तक की दूरी देख रहे हैं क्या माना गया है N2, तो ये सॉरी N2 करें R2, तो ये R2 लिखेंगे।
अब थोड़ा हमको बताइए, अगर मान लीजिए एम से लेके पी तक दूरी लिखना होगा तो कैसे लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं एम से लेके ओ, फिर ओ से लेके कहाँ पी तक लिख सकते हैं। बोलिए तो यहाँ से यहाँ नहीं निकल जाएगा? तो यही यहाँ पे लिखा गया है एम से लेके पी, यानी एम से लेके पी तक को ओ से लेके एम, फिर ओ से लेके पी, तो यहाँ पे लिख दिया गया। मान भरेंगे, एम से लेके पी देखिए कितना है R1 ओ एम, तो ओ एम यहाँ पे निकाल चुके हैं, कितना है ए कॉस थीटा, तो ये लिख दिया गया ए कॉस थीटा। और ओ से लेके पी यानी ओ से पी के बीच की दूरी कितना है R, तो ये R लिखेंगे। इसको समीकरण 3 मान लिए, 1 2 वहाँ पे है, इसको 3 मान लिए। फिर अगर यहाँ से ये O से लेके P तक लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि यहाँ से लेके यहाँ, फिर यहाँ से लेके यहाँ, तो टोटल दूरी निकल जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं O से लेके P तक, देखिए यहाँ OP लिखा गया है, तो O से लेके P तक को लिखेंगे O से लेके N, फिर N से लेके P, तो यहाँ पे लिख दिया गया OP। तो देखिए बोलिए O से लेके P तक की दूरी कितना है, तो कहिएगा R है, तो R लिखेंगे ON, O से लेके N तक यहाँ पे दूरी निकल चुका है A cos थीटा, तो A cos थीटा लिखेंगे। और N से लेके P, N से लेके P तो ये P से लेके B तक के बराबर है ना, यहाँ N से लेके P तक कितना निकल गया है R2, तो R2 लिखेंगे। अब R2 का मान निकलेगा तो ये प्लस में है, इस साइड में लाइएगा तो माइनस में होगा, तो इस साइड में पहले से R है, तो R माइनस A cos थीटा, इसको समीकरण कितना मानना है 4 मान लेना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण मान लिए क्या, तब इसको भी मानना पड़ेगा, इसको हटा दीजिए, समीकरण मानने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। यहाँ भी मानने से कोई फायदा है नहीं, लिखा नहीं गया है, या लिख भी सकते हैं। अब क्या करेंगे कि ये वाला जो है बिंदु ए पर जो आवेश है P के लिए बिंदु आवेश की तरह काम करेगा, तो लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव कुछ ना कुछ होगा, उसको हम V1 मान लेते हैं। तब बिंदु आवेश के कारण आपको बताए थे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट आवेश बटा दूरी, जिस बिंदु, ध्यान रखिएगा कि जिस बिंदु से हमें निकलना होगा, तो आवेश क्या है माइनस Q, और यहाँ से दूरी कितना है R1 है। इसी प्रकार ध्यान रखिएगा कि इसके लिए ये प्लस है, मिट गया है, प्लस Q, और यहाँ B है, ठीक है। तो ये प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकलिएगा, तो कुछ विभव होगा, उसको V2 मान लेंगे। तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट और आवेश, तो आवेश है प्लस Q, और यहाँ से दूरी देखिए कितना है R2, तो ये हो गया, ध्यान रखिएगा। अब यदि मान लेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव V हो, तब उसको निकालने के लिए क्या करना होगा, ये V1 और V2 को जोड़ना होगा, क्योंकि विभव जो होता है अदिश राशि होता है, तो अदिश राशि क्या करेंगे, साधारण बीजगणित के माध्यम से जोड़ा जाएगा, ठीक है। अब इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। इसको भी मिटा दें हल्का, लिखेंगे यदि बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव, यहाँ परिणामी लिख देते हैं, परिणामी विद्युत विभव V हो, तब V बराबर लिख सकते हैं V1 प्लस में क्या V2। अब V1 कहाँ से लाए, कहिएगा V1 तो यहाँ पे है सर जी, हम कहें V1 का मान रख लेना है, तो इसको लिख सकते हैं V बराबर V1 नहीं, V1 के बदला में है कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस में Q बटा R1 प्लस है तो प्लस लगा देंगे V2, तो V2 के मान यहाँ पे है कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q बटा कितना दूरी R2 है। अब दोनों में देखेंगे कि एक जैसा कुछ है या ना है, तो कहिएगा है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, यहाँ Q है तो यहाँ भी Q है, तो इसको कॉमन काट लेंगे। जब कॉमन काट लीजिएगा तब V बराबर बचेगा, ये कॉमन हो जाएगा Q बटा में कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ बच जाएगा, ध्यान रखिएगा -1 तो बचेगा, तो माइनस में 1 और बटा में कितना R1 प्लस यहाँ बच जाएगा 1 बटा R2, तो 1 बटा R2 लिखना होगा। अब क्या करेंगे कि समीकरण 3 और 4 को देखिए,
समीकरण 3 में R1 का मान है और समीकरण 4 में R2 का मान है, तो यहाँ R1 नहीं लिखे, R1 का मान समीकरण कितना 3 से और 4 से R1 और R2 का मान रखना होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं, लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से R1 एवं R2 का मान रखने पर, तो रख दीजिएगा तो ये हो जाएगा V बराबर Q बटा 4 पाई एप्साइलन नॉट, और ये क्या होगा -1 रहेगा, R1 नहीं लिखेंगे। R1 के मान कितना है, तो R1 के मान है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा R प्लस ए कॉस थीटा, इसको R को पहले भी लिख सकते हैं प्लस में, ताकि पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो R प्लस ए कॉस थीटा, तो ये होगा R प्लस ए कॉस थीटा, और बीच में ये प्लस है तो प्लस लगा दिया गया R2। तो R2 के मान देखिए R माइनस ए कॉस थीटा है, तो 1 बटा R और माइनस में ए कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, इसके बाटा के ध्यान रखिएगा कि जोड़ घटाव बनाएंगे जो भी है। तो ये V बराबर क्या होगा Q बटा 4 पाई एप्साइलन नॉट, और यहाँ LCM निकालेंगे। तो इसके बट्टा में ध्यान रखिए दूसरा है और इसके बट्टा में दूसरा, मतलब ये प्लस में और ये किस में है, माइनस में, तो दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो इसका LCM गुणनफल होगा। तो R प्लस ए कॉस थीटा, और इनटू में ध्यान रखिए क्या होगा R माइनस ए कॉस थीटा, इसका LCM होगा। अब ऊपर क्या करना होगा कि जब भी गुणनफल के रूप में LCM आए तो ऊपर क्रॉस गुणनफल कराकर लिखा जाता है। तब -1 में प्लस R से गुना किया तो माइनस में R होगा, और माइनस माइनस मिलके प्लस होगा, और ये होगा ए कॉस थीटा, बीच में क्या है प्लस, और R प्लस ए कॉस थीटा में 1 से गुना किया तो यही होगा R प्लस ए कॉस थीटा। अब का क्या करना है समझिए, ये तो माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये तो कट जाएगा। ए कॉस थीटा और ए कॉस थीटा 2 बार है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 2, ध्यान रखिए 2a cos थीटा होगा। तो इसको लिखा जा सकता है V बराबर Q बटा 4 पाई एप्साइलन नॉट, और यहाँ पे होगा 2a cos थीटा, तो ये होगा 2a cos थीटा बटा, नीचे ध्यान रखिए ये जो अंक इसमें है वही अंक इसमें है, लेकिन ये प्लस में और ये किस में है, माइनस में। तो आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे कि अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहता है तो इसके लिए फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। बोलिए ये फार्मूला पढ़े हैं ना। तो a के बदला में इसमें कितना है, r है, और b के बदला में a cos थीटा है, तो हम इसको लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि ये जो ए स्क्वायर है, ए पर भी ए स्क्वायर है और उसके बाद कॉस पर भी ए स्क्वायर है, इससे इसमें गुना करा रहे हैं, तो गुना करिएगा तो 2a है, q से गुना होगा 2aq होगा, और यहाँ पे क्या होगा, एक इधर मिटा रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, लिख सकते हैं v बराबर कितना है, एक q से इसमें गुना कराएंगे, तो गुना करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्साइलन नॉट, q को इसके साथ लगा देंगे तो ये होगा 2aq, और उसके बाद cos थीटा, और बटा में r स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, क्योंकि a पर भी स्क्वायर है cos पर भी स्क्वायर है, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होगा। अब क्या करें कि 2aq को, देखिए 2aq को क्या द्विध्रुव अघूर्ण कहा जाता है, यानी इसके बदला में हम लोग p लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं v बराबर 1/4 पाई एप्साइलन नॉट, और उसके बाद ये न लिखे, इसके बदला में क्या लिखेंगे p cos थीटा, और बटा में है r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यही हो गया, ध्यान रखिएगा कि द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव निकालने के लिए व्यंजक। अब इस फार्मूला से हम लोग चाहे तो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय दोनों स्थिति के लिए क्या कर सकते हैं, व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अक्षीय स्थिति में क्या होगा कि ये जिस अक्ष पे द्विध्रुव होगा उसी अक्ष पे ध्यान रखिएगा बिंदु P होगा, तो अगर इसी अक्ष पे बिंदु P पड़ जाए तो उस परिस्थिति में ये जो थीटा है ये 0 बन जाएगा। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा क्या कर सकते हैं, ये तो हो गया, ध्यान रखिए किसके लिए,
तो द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालने के लिए फॉर्मूले, यानी किसी भी स्थिति के लिए। अब लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि यदि बिंदु P द्विध्रुव की या अक्षीय स्थिति में हो, लिखेंगे अक्षीय स्थिति में हो, तब आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ध्यान रखिए उस परिस्थिति में थीटा बराबर, पहले ये जान लीजिए कि 0 डिग्री बनेगा, तब यहाँ थीटा हटा के उसके बदले में 0 लिख देंगे। तो लिख सकते हैं V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये P रहेगा, कॉस भी रहेगा, थीटा ना लिखेंगे, थीटा के बदले में 0 डिग्री बाटा में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0 डिग्री होगा। अब थोड़ा बताइए कि cos 0 के मान कितना होता है, तो कहिएगा cos 0 के मान कितना होगा, 1 होगा, तो ये 1 होगा और यहाँ भी 1 होगा, तो 1 से A स्क्वायर में गुना होगा तो A स्क्वायर बन जाएगा, और ये यहाँ इसका मान 1 होगा, 1 में P स्क्वायर से P से गुना होगा तो P होगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होगा P, इसका मान कितना 1 बाटा में कितना R स्क्वायर, और इसका मान 1 तो स्क्वायर, 1 के स्क्वायर 1 के होगा। देखिए जब cos 0 के मान 1 होगा तो cos स्क्वायर 0 लिखिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो यहाँ भी 1 होगा, और 1 में A स्क्वायर से गुना होगा तो एक A स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे A स्क्वायर। अब थोड़ा समझिए, अगर A के मान, देखिए ये बिंदु O से बिंदु जो P है, R की तुलना में यहाँ से यहाँ तक ये दूरी जो A है वो बहुत छोटा हो, यहाँ पे लिख देते हैं, यदि A जो है बहुत छोटा हो जाए R से, तब उस परिस्थिति में A को नगण्य मानकर हटा दिया जाता है, तो ये हट जाएगा तो सिर्फ ये बचेगा और ये बच जाएगा, यानी हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होगा P बाटा में कितना R स्क्वायर। तो यही ना हम लोग पढ़े थे अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के निकालने का व्यंजक। अब निरक्षीय स्थिति की अगर बात किया जाए तो निरक्षीय के मतलब क्या होगा, बिंदु P जो होगा ये O के लंबवत होगा, तो जब लंबवत होगा तो थीटा कितना होगा, कहिएगा थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, लिखेंगे यदि बिंदु P निरक्षीय स्थिति में हो या द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में हो, निरक्षीय स्थिति में हो, तब बताइए कि थीटा कितना होगा, तो कहिएगा थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, थीटा का मान रख लेना होगा, तो इसको लिख सकते हैं, लिखेंगे इसलिए V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होगा P cos 90 डिग्री, और बटा में क्या होगा तो R स्क्वायर माइनस में ध्यान रखिएगा A स्क्वायर, और यहाँ होगा cos स्क्वायर 90 डिग्री। अब बताइए cos 90 के मान कितना होता है, तो आप कहिएगा 0, तो जैसे ही ये 0 बनेगा तो ये इसको सबको क्या बना देगा 0, और यहाँ 0 लिखिएगा तो ये तो 0 हो ही जाएगा, तब बच जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये तो 0 पहले हटा दीजिए, फिर क्या बचेगा P cos 90 डिग्री बटा R स्क्वायर, तो cos 90 का मान 0, तो जब ये 0 बनेगा तो इसके बटा वाला भी क्या होगा 0, और 0 से ये गुना होगा तो सब क्या होगा 0, तो उस परिस्थिति में ये बन जाएगा V बराबर क्या 0। तो हम लोग यही ना पढ़े थे कि निरक्षीय स्थिति में ध्यान रखिएगा किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा 0 होगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा फिर से समझा रहे हैं, पहले लिख लीजिए।